एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। अपना हुलिया बदलने के बाद मुझे इस बात का खदशा नहीं रहा था कि कोई मुझे पहचान सकेगा। शायद आपको याद होगा कि ग्लोरिया के कहने पर मैंने अपने बाल डार्क ब्राउन कर लिए थे, आंखों में नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए थे। फ्रेंच कट दाढ़ी और सुनहरे फ्रेम के चश्मे ने मेरी शख्सियत को बिल्कुल ही बदल दिया था। मेरे इस हुलिये से सिर्फ ग्लोरिया, फर्डिनेंड, तैमूर और खुदा टीनू के अलावा बड़े साईं के कुछ मुलाजिम वाकिफ थे। मैंने उस रोज अपना पसंदीदा लिबास जीन्स और जैकेट की बजाय बहुत नफीस किस्म का 3 पीस सूट पहन रखा था, ताकि बिल्डिंग का चौकीदार और दूसरे लोग मुझे कोई लाउबाली और बेपरवाह नौजवान समझने की बजाय सनतकार या दानिश्वर समझें। मैंने भी यही सोचा था कि लोगों से अपना तारुफ मुसन्निफ की हैसियत से करवाऊंगा और ये तासुर दूंगा जैसे मैं कोई किताब लिखने के लिए वहां मुकीम हूँ। मैंने अली मुराद से भी कहा था कि वो लोगों को यही बताए कि मैं सिंध के एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। सारी जिंदगी यूरोप और अमेरिका में गुजरी है और अब वतन लौट आया हूँ। जमीनों की देखभाल मेरे भाई और वालिद करते हैं और मैंने ये फ्लैट खरीद लिया है। मुझसे रुखसत होते वक्त अली मुराद एक मरतबा फिर आबदीदा हो गया। मैंने उसे कहा कि फोन पर मुझसे राब्ता रखना और ग्लोरिया या खुदा डीनू वगैरह का जैसे ही कोई सुराग मिले मुझे जरूर बताना। बिल्डिंग के चौकीदार ने निहायत अदब से मुझे सलाम किया। मैंने बख्शिश के तौर पर 100 रुपए का नोट उसके हाथ पर रख दिया। अली मुराद ने उसे वही बताया जो मैंने उससे कहा था। चौकीदार एकदम मरूब हो गया। यूं भी उस बिल्डिंग में लग्जरी फ्लैट्स थे और वहां जी हैसियत लोग ही मुकीम थे, मगर उसे 100 रुपए की बख्शिश शायद ही किसी ने दी हो। अली मुराद ने उसके जाने के बाद कहा, अब ये चौकीदार ही दूसरे लोगों को आपके बारे में बता देगा। फिर वह मुझसे बगलगीर होकर रुखसत हो गया। फ्लैट आईने की तरह चमक रहा था। अली मुराद के भेजे हुए मुलाजिम ने वाकई बहुत मेहनत से सफाई की थी। मैंने नासिर के बेडरूम को यूं ही रहने दिया और उस बेडरूम को इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसमें पहले भी मैं रह चुका था। किचन में न सिर्फ फ्रिज मौजूद था बल्कि जरूरत की तमाम अशिया से भरा हुआ भी था। पहले मैंने कॉफी बनाने का इरादा किया, फिर कुछ सोच कर मुस्तरद कर दिया। मैंने अपने बेडरूम की वॉल कैबिनेट में मुख्तलिफ अक़साम की विस्की की बोतलें देखी थी। मैं ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि ज़हनी कशीदगी दूर करने के लिए मैंने विस्की के 1-2 पेग लगाने का फैसला किया। पारसा तो मैं भी कभी नहीं रहा था। इससे पहले भी मैं विस्की पीता रहा था, मगर बाकायदगी से कभी इस्तेमाल नहीं की थी। वॉल कैबिनेट में बेहतरीन गैर मुल्की सिगरेटों के कई कार्टन मौजूद थे। मैंने कैबिनेट से ब्लैक डॉग की बोतल निकाल ली और एक पैग बनाकर बैठ गया। मेरे हाथों और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर अभी तक कांटों की खराशें थीं जो मुझे झाड़ियों में घुसते हुए लगे थे। मेरी गर्दन भी जख्मी थी, सिर्फ चेहरा महफूज था और ये भी अच्छा ही था, वरना लोग खामखा मशकूक होते। मैंने उस मामले पर नए सिरे से गौर करने का फैसला किया और ब्रीफकेस में से वो कागजात निकाले जो मुझे वटेरे अहमद बख्श की तिजोरी से मिले थे। शायद उन्हीं से मेरे हाथ कोई क्लू आ जाता। मैंने बगौर उनका जायजा लिया, मगर फौरी तौर पर फैसला न कर सका कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए। मैंने उस रोज जहन को हल्का फुल्का रखने की खातिर इस मौजू पर जहन खपाने का इरादा तर्क कर दिया और सोचा कि आज की शाम किसी 5 स्टार होटल में गुजारूं। मैं तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि मुझे आईजी साहब का ख्याल आ गया। मैं कम से कम तैमूर की रिहाई के सिलसिले में उनसे मदद ले सकता था। तैमूर मेरे साथ होता तो मेरी कुव्वत दुगनी हो जाती। मैंने जेब से टेलीफोन इंडेक्स निकाली और उसमें से देखकर आईजी साहब का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से किसी औरत ने फोन उठाया। वो लबो लहजे से मुलाजिमा लग रही थी। मैंने बावक्कार लहजे में कहा, मुझे आईजी साहब से बात करना है। मुलाजिमा ने कहा, ओ तो जी अपने बड़े पुत्र कोल अमरीका गए ने, तुसी नसरीन बीबी नाल गल कर लो। मुझे किसी नसरीन बीबी से क्या कहना था, मगर अचानक उसने फोन उसे दे दिया। फिर दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं?
वो इंग्लिश में बोल रही थी। मैं भी खालिस अमरीकी लहजे में बोला, मुझे आईजी साहब से बात करना थी। ये लहजा मैंने ग्लोरिया को देखकर अपनाया था। आवाज आई, डैडी स्टेट्स गए हैं, अगले महीने तक वापस आएंगे, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने उसी लहजे में कहा, थैंक यू वेरी मच मिस नसरीन, मुझे सिर्फ उन्हीं से काम था। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। आईजी साहब के न होने से मुझे शदीद मायूसी हुई। मुझे तैमूर की तरफ से तशवीश थी। पुलिस वालों ने अब तक न जाने उस पर कितना तशद्दुद किया होगा। उस पर कोई संगीन इल्जाम अब तक नहीं था। हाँ, अगर उसका ताल्लुक तंजीम के मकामी बॉस से साबित हो जाता तो मुमकिन है उस पर संगीन मुकदमात बन जाते, मगर फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं था। फिलहाल तो उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो मेरा साथी था। फिर मुझे उन पुलिस वालों का ख्याल आया जो मेरे हाथों जख्मी हुए थे। ये वाकया गुज़श्ता कल का था। मेरा ख्याल था कि आज के अखबारात में जरूर मौजूद होगा। मैंने फिलहाल बाहर निकलने का इरादा तर्क कर दिया और फ्लैट लॉक करके अखबार की तलाश में बाहर निकल आया। गेट पर चौकीदार मौजूद था। वो चौकीदार लपक कर मेरे पास आया, जिसे मैंने 100 रुपए बख्शिश दी थी। मैंने उसे कहा, मुझे इंग्लिश और उर्दू के सब अखबारात ला दो। उसने पैसे लेते हुए कहा, साहब आप अपने फ्लैट में जाएं, मैं अखबार वहीं भिजवा दूंगा। थोड़ी देर के बाद चौकीदार अखबारात का एक पलंदा उठा लाया। उसमें सुबह और शाम के कौमी अखबारात से लेकर खलीज टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और अमान टाइम्स भी शामिल थे। मुझे उसकी मुस्तैदी पर हंसी आई, मगर मैंने इसका इजहार न किया और अखबारात का पलंदा लेकर अपने बेडरूम में आ गया। कौमी अखबारात के पहले ही सफ़ों पर 2 कॉलमी और 3 कॉलमी खबर मौजूद थी। पुलिस और डाकुओं का मुकाबला। जबरदस्त फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान हलाक, एक डाकू गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। तफसील के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 डाकू एक बंगले में डकैती करके फरार हो रहे थे। पुलिस मोबाइल ने उनका पीछा किया तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 अहलकार जाँ बहक हो गए। पुलिस ने डाकुओं के एक साथी इरफान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। फरार होने वाले डाकू का नाम जाहिद अली है और उसका ताल्लुक मुल्क के शुमाली इलाके से है। पुलिस उसकी तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। ये भी मालूम हुआ है कि डाकुओं का ताल्लुक मनशियात और बर्दाफरोशों के एक गिरोह से है। मजीद इंकशाफात की तवक्को है। पुलिस ने इरफान खान के नाम से तैमूर की तस्वीर भी शाया की थी, मगर वो वाज़ेह नहीं थी। फिर तैमूर ने अपना चेहरा भी छुपा लिया था। मुझे पुलिस के इस मनगढ़ंत बयान पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। तैमूर ने भी जहानत का सबूत दिया था। उसने न सिर्फ अपना और मेरा नाम गलत बताया था, बल्कि मकामी बॉस और अपनी तंजीम की नज़रों से बचाने के लिए खुद को शुमाली इलाके के मनशियात और बर्दाफरोशों के गिरोह से वाबस्ता कर लिया था। शाम के कुछ अखबारात ने इस खबर को मजीद सनसनीखेज अंदाज में शाया किया। उन्होंने इस महीने में अगवा होने वाली 4 लड़कियों को भी हमारे खाते में डाल दिया। मैं अभी मुख्तलिफ अखबारात देख ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं अखबारात में इतना महफ था कि घंटी की आवाज़ से बुरी तरह उछल पड़ा। तीसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठा लिया और मोहतात अंदाज में बोला, हुम डू यू वांट? ग्लोरिया की चहकती हुई आवाज़ आई, कामरान। मैं एकदम खुश हो गया। बोली, तुम खैरियत से तो हो कामरान? मैंने कहा, मैं तो खैरियत से हूँ, मगर तैमूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्लोरिया बोली, हाँ मुझे अली मुराद ने बताया था। मैंने कहा, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी और अब कहाँ से बोल रही हो? और फर्डिनेंड कहाँ है? वो बोली, हम दोनों जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। मैं फ़ोन पर तुम्हें तफसील नहीं बता सकती, बस ये समझ लो कि बेलमोंडो के आदमियों ने वहाँ धावा बोल दिया था। बंगले का चौकीदार खुदा डीनू तो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, वरना वो यकीनन मारा जाता। मैं बमुश्किल तमाम फर्डिनेंड को लेकर वहाँ से निकली हूँ। मैंने कहा, फिर तुम भी यहाँ आ जाओ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। वो बोली, अभी वहाँ मेरा आना मुमकिन नहीं। फर्डिनेंड चलने के काबिल नहीं है। मैं फिलहाल उसे तनहा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बेलमोंडो के आदमी किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे अपना पता बता दो, मैं खुद वहाँ पहुँच जाता हूँ। ग्लोरिया बोली, समझने की कोशिश करो कामरान, तुम यहाँ आए तो बेलमोंडो के आदमियों की नजरों में आ जाओगे। मैं ऐसी जगह हूँ कि यहाँ से बाहर निकली तो बेलमोंडो के आदमी मुझे धर लेंगे। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगी। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैं हेलो हेलो ही करता रह गया। अब मुझे कम से कम ग्लोरिया की तरफ से तो इत्मीनान हो गया था। फर्डिनेंड भी खैरियत से था और खुदा डीनू भी बच गया था। अब मुझे सिर्फ तैमूर की फिक्र थी। मैंने सोचा कि उसकी रिहाई के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं शुमाली इलाके का कबायली सरदार बनकर पुलिस से तैमूर की रिहाई की बात कर सकता था। वो लोग ज्यादा से ज्यादा रकम ही तलब करते तो 10-20 लाख तो मैं उन्हें दे ही सकता था, वरना वो लोग तो 1 लाख पर भी राजी हो जाते। अब से 8-10 साल पहले 1 लाख रुपए की रकम मामूली नहीं होती थी। मैंने सोचा इस सिलसिले में पहले अली मुराद से मशवरा कर लूं, देखूं वो क्या कहता है। फिर मैंने खुद ही अपने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मैं बड़े साईं को इस सिलसिले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। अली मुराद को मुलव्विस करने का मतलब था बड़े साईं को इन्वॉल्व करना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी तफरी करके जहन को हल्का फुल्का कर लूं ताकि जहनी कशीदगी में कुछ कमी वाक़ हो। मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा। एक 5 स्टार होटल में तुर्क फनकारों का एक ताइफा प्रोग्राम कर रहा था। वो रंगारंग प्रोग्राम था। उसमें बैले डांस भी था, मैजिक शो भी, जिम्नास्टिक के करतब भी और मौसीकी भी। मैंने वहीं जाने का इरादा किया। तैयार तो मैं पहले से ही था, बस बाहर निकलने से पहले कपड़ों पर एक मर्तबा फिर परफ्यूम स्प्रे किया और बाहर निकल आया। मैं होटल पहुंचा तो वहां रंगो नूर की एक दुनिया आबाद थी। मैं अरसे के बाद किसी ऐसी जगह गया था, इसलिए वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। प्रोग्राम डिनर के बाद शुरू होने वाला था। उससे पहले वेटर ने मुझे ड्रिंक के बारे में पूछा था, मगर मैंने सिर्फ ऑरेंज जूस पर इक्तिफा किया। मैं किसी पब्लिक मकाम पर हमेशा होशो हवास में रहता था। मैं ऑरेंज जूस के हल्के फुल्के सिप लेता रहा और वहां की रौनक देखता रहा। अचानक खूबसूरत सी एक औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई और बहुत मुहज्जब अंदाज में बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने बगौर उसका जायजा लेते हुए कहा, तशरीफ रखिए। उसकी उम्र किसी तौर भी 40 से कम नहीं होगी, मगर जदीद तराश के लिबास और मेकअप ने उसकी उम्र के 10 साल घटा दिए थे। उसके मुतनासिब जिस्म और खूबसूरत चेहरे में अब भी खासी जाज़बियत थी। 10 साल पहले तो वो चलती फिरती कयामत होगी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा तासुर था, बेबाकी और बेहयाई थी, इसलिए मुझे वो जरा अच्छी न लगी। मैं यूं भी उस वक्त तन्हाई चाहता था, इसलिए मुझे उसकी आमद गरां गुजरी। मैंने रूखे लहजे में कहा, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ खातून? उसने इंग्लिश में कहा, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ, आप मुझे तन्हा और उदास लगे तो मैं चली आई। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा किया, कहा, उदासी की तो बात ही है। रूबी ने मुझे टाइम दिया था मगर अभी तक आई नहीं। जब शादी से पहले उसका ये हाल है तो शादी के बाद तो वो मेरी जरा भी केयर नहीं करेगी। वो हंसकर बोली, डोंट वरी बॉय, शादी से पहले सभी लड़कियां ऐसी होती हैं। अब महबूबा और बीवी में कुछ फर्क तो होता है ना। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, क्या वो बहुत खूबसूरत है? मैंने कहा, उसकी खूबसूरती ही ने तो मुझे बांध रखा है, वरना कब का उससे पीछा छुड़ा चुका होता। मैं समझ रहा था कि वो ये सुनकर मेरी टेबल से उठ जाएगी, मगर मेरी बात का उल्टा असर हुआ। उसने कहा कि परेशान क्यों होते हो, जब तक रूबी नहीं आती मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। मैं भी तन्हा हूँ, बस बगैर किसी प्रोग्राम के ये शो देखने निकल पड़ी हूँ। मैंने दिल ही दिल में उसे गालियां दी, फिर दिल पर जबर करके पूछा, क्या पियेंगी आप? उसने बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया, बोली, भाई तुम बुड्ढों की तरह ऑरेंज जूस पी रहे हो, मैं तो शेरी पीऊंगी। मैंने उसके लिए शेरी मंगवाई और जहनी तौर पर खुद को उसकी बकवास सुनने के लिए आमादा करने लगा। मैं तो यहाँ एंजॉय करने आया था और ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। फिर न मुझे खाने में लुत्फ आया न प्रोग्राम देखने में। शराब भी उस पर असर दिखाने लगी और वो मजीद बहक गई। मैंने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और वहां से उठना चाहा तो वो भी मेरे साथ खड़ी हो गई। मैं झुंझला कर बोला, मैं तो जरा बाथरूम तक जा रहा हूँ, अभी मैं रूबी का इंतजार करूंगा। ये कहकर मैं टॉयलेट की तरफ गया, फिर उसकी नजरें बचाकर होटल से निकल गया। पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी निकाली और फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। मैं अपने ख्यालात में गुम चला जा रहा था कि मुझे अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में एक लड़की दिखाई थी। वो भागती हुई अचानक सड़क पर आ गई। उसके पीछे पीछे 2 आदमी भी थे। मैंने उनके नजदीक पहुंचकर ब्रेक लगाए तो वो लड़की चीख कर बोली, बचाओ, मुझे इन बदमाशों से बचाओ। उनमें से एक आदमी ने गुर्रा कर कहा, जाओ साहब अपनी राह लो। मैंने गौर से उन दोनों आदमियों का जायजा लिया। उनमें से एक अधेड़ उम्र था, उसका जिस्म खासा फरबा था और गर्दन इंतहा से ज्यादा छोटी। ऐसा लगता था कि जैसे उसका सर उठाकर शानों पर रख दिया गया। दूसरा नाउम्र और खासा खुश शक्ल था और अपने लिबास से किसी अच्छे घराने का फर्द लग रहा था। लड़की भी खासी हसीन थी। उसका चेहरा पसीने से शराबोर था और आंखों में वहशत। मैंने दुरुस्त लहजे में अधेड़ उम्र आदमी को मुखातिब किया, कहा, ए क्यों इस लड़की के पीछे पड़े हो? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ये कहकर मैंने दरवाजा खोल कर उतरना चाहा। उसने कार का अध खुला दरवाजा पकड़ लिया और खौफनाक अंदाज में बोला, गाड़ी से नीचे उतरने का मतलब ये होगा कि तुम अपनी जिंदगी से बेजार हो। अब मुझे उसके हाथ में रिवॉल्वर भी दिखाई दे रहा था। लड़की को नौजवान ने पकड़ रखा था। मैंने मसालेहाना अंदाज में कहा, ठीक है, इस वक्त तुम मनमानी कर लो, मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर मैंने दोबारा दरवाजा बंद कर लिया। वो कुछ मुतमईन सा हो गया। मैंने अचानक दरवाजा खोला और पूरी कुव्वत से उसके जिस्म पर मार दिया। वो लड़खड़ा गया। मैंने दूसरे ही लम्हे जस्त लगाई और उसे लिए हुए जमीन पर ढेर हो गया। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अब मेरे कब्जे में था। नौजवान ने अचानक मुझ पर छलांग लगाई, मगर मैं उसकी तरफ से भी गाफिल नहीं था, इसलिए मोटे को छोड़कर अचानक कलाबाजी खाई और दूसरी तरफ चला गया। नौजवान की वो लात जो मेरी पसलियों में लगती मोटे के सर पर पड़ी और वो कराह कर रह गया। फिर मैंने नौजवान को संभलने का मौका नहीं दिया और लेटे ही लेटे अपनी पुश्त पर जोर देकर उसके सर पर जोरदार लात रसीद की। वो कोई आवाज निकाले बगैर अपने साथी के करीब गिर कर बेहोश हो गया। मैं कपड़े झाड़ कर उठा, एहतियातन उन दोनों के सरों पर रिवॉल्वर के दस्ते से एक एक जरब लगाई। फिर लड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ।
मैंने अक्खड़ लहजे में पूछा, तुम इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? वो बोली, आज दरअसल मेरे कॉलेज में फंक्शन था, वहां से वापसी पर मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं परेशानी के आलम में सड़क पर खड़ी किसी टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि ये दोनों आ पहुंचे और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना चाहा। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप भी जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। लड़की ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। लड़की के लहजे में कोई बात ऐसी नहीं थी कि मुझे उसकी कहानी पर यकीन ना था। मैंने पूछा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? उसने जवाब दिया, यहाँ से कुछ फासले पर खड़ी है। मैंने पूछा, और उन लोगों की गाड़ी कहाँ है? वो बोली, वो भी वहीं है। लड़की अब कुछ परेशान हो गई। मैंने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, कहा, आओ मेरे साथ, पहले तुम्हारी गाड़ी वहां से हटा दूं। वो बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लड़की की रहनुमाई में जल्द ही मैं उस जगह पहुंच गया जहां उसकी और उन बदमाशों की गाड़ी मौजूद थी। लड़की की गाड़ी बिल्कुल नई टोयोटा करोना थी। उसमें खराबी पैदा होना कुछ अजीब सा लगता था। मैंने गाड़ी का बोनट खोला और जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर इंजन का जायजा लिया तो चौंक उठा। गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूटर कैप गायब था। इसका मतलब था कि ये खराबी दानिस्ता की गई है। ये खराबी ऐसी नहीं थी कि चलते चलते खुद ही हो जाए। जिस किसी ने भी कैप निकाला था, लड़की को उसका इल्म था। इसका मतलब यह था कि असल मामला कुछ और था। मैं ये जाहिर किए बगैर कि मैं लड़की की तरफ से शुबे में मुब्तला हो गया हूँ, मैंने उसे कहा, गाड़ियों के मामले में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि खराबी क्या हुई है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि बैटरी का कोई तार तो नहीं निकल गया। बैटरी के दोनों तार तो लगे हुए हैं। ऐसा करो, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दो, सुबह मैं किसी मैकेनिक से कहकर गाड़ी मंगवा लूंगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में मैंने उससे पूछा, हाँ अब बताओ असल बात क्या है, लेकिन ये ख्याल रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच सुनना पसंद करूंगा। मेरा लहजा इंतहाई सर्द था। लड़की ने भी सख्त लहजे में कहा, जो हकीकत थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मुझे यहीं उतार दें। उसकी आवाज गुलूगीर हो गई। मैं इस किस्म के ड्रामे रोज देखता था। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे खतरे से आगाह कर रही थी। मैंने इस दफा कदरे सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे हकीकत का इल्म नहीं हो जाता। फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, मुझे अपने बाप का नाम और पता बता दो, मैं तुम्हें वहां छोड़ाऊं। मेरी बात पर लड़की कुछ सरासीमा सी हो गई, मगर दूसरे ही लम्हे संभल कर बोली, आपने मुझे गुंडों से बचाया है, आपका बहुत बहुत एहसान है मेरे ऊपर। अब एक एहसान और भी कीजिए, मुझे किसी ऐसी जगह ड्रॉप कर दीजिए जहां से मुझे बआसानी कोई सवारी मिल जाए। मैं नहीं चाहती कि कल के अखबार में मेरे नाम के साथ साथ मेरे बाइज्जत बाप का नाम भी शाया हो। सारा शहर उन्हें जानता है। फिर अखबार वालों से अल्लाह बचाए, वो इस वाक़े को न जाने क्या रंग देंगे। मैं उसकी हट धर्मी पर झुंझला गया। मैंने कहा, ठीक है, अभी मैं तुम्हें अपने फ्लैट ले चलता हूँ, सुबह देखा जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लड़की अचानक आपसे तुम पर आ गई। बोली, तुम होश में तो हो? मेरे एक इशारे पर तुम हवालात में होगे और जमानत भी नहीं हो सकेगी। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, माय डियर, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे बाइज्जत बाप का शहर के जिस थाने में सबसे ज्यादा असर हो, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। फिर अगर मैंने तुम्हें वहां हवालात की हवा न खिलाती तो मैंने उसे धमकी दी। फिर वो मुझे धमकियां देती रही, मगर मैं खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने फ्लैट की पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की और लड़की की कलाई मजबूती से पकड़ ली और सफाक लहजे में कहा, जरा सी भी आवाज निकालने की कोशिश की तो मेरी पैंट की बाईं जेब में रिवॉल्वर है और वो बेआवाज चलता है। मैं जेब के अंदर से ही फायर करके तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो। इससे पहले मैं 11 लड़कियों का खून कर चुका हूँ, समझी? मैंने उसे दहशतजदा करना चाहा और वो वाकई दहशतजदा हो गई। किसी मामूल की तरह मेरे साथ साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एहतियातन कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की, क्योंकि मामला बेलमोंडो जैसे बदमाश का था। मुमकिन है उसके आदमी मेरा सुराग लगाकर वहां छुपे बैठे हों। फिर मैंने चाबी निकालकर बहुत आहिस्तगी से की होल में लगाई और आहिस्ता आहिस्ता बेआवाज तरीके से दरवाजा खोल दिया। एहतियातन मैंने लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया कि वो हलक से कोई आवाज ना निकाल सके। फ्लैट में कोई भी नहीं था। मैंने अचानक लाइट रोशन कर दी और खुद फुर्ती से एक सोफे की आड़ में हो गया, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। लड़की मेरी एक हरकत बगौर देख रही थी। फिर वो खिलखिलाकर हंस दी और बोली, आप तो बुजदिली की हद तक मोहतात हैं। इस पर तुर्रा ये कि खुद को रुस्तम दौरा समझते हैं। लड़की की ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैंने कोई जवाब दिए बगैर दरवाजा लॉक किया और चाबी जेब में डालकर दबे पांव दूसरे कमरों की तलाशी भी ले डाली। किचन, बाथरूम, टेरेस, स्टोर, एक एक जगह देखने के बाद मैं मुतमईन होकर वापस ड्राइंग रूम में आ गया। कोट उतारकर सोफे पर फेंका और टाई को ढीली करता हुआ उस कैबिनेट की तरफ बढ़ गया जहां बोतलें रखी थीं। अपने लिए बनाने के बाद मैंने उसे भी ऑफर की, मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया। 2 बड़े पैग अपने मेदे में उतारने के बाद मैंने लड़की से कहा, अब तुम शुरू हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है,
किस कॉलेज में पढ़ती हो, कहाँ रहती हो, सब बताओ, मगर याद रखना मुझे सच और झूठ परखने का खासा तजुर्बा है।